अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सित्रा लोधी है और मैं बतौर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में काम कर रही हूँ। मैं पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की तरफ से आप सबको इस टाइप 1 डायबिटीज़ की आगाही के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। हमारे साथ आज बहुत सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो इस हवाले से इस बीमारी के हवाले से इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। मैं सबसे पहले खुशामदीद कहूँगी डॉक्टर कमर मसूद को, जो कि कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं और बतौर एसोसिएट प्रोफेसर आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। वेलकम सर। शुक्रिया। डॉक्टर मुसर्रत रियाज ये एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी हैं बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइनोलॉजी। डॉक्टर सबा हफीज कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। डॉक्टर रब नवाज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी तिमरगरा मेडिकल कॉलेज फ्लोरजील। डॉक्टर कलीमुल्ला बदीनी कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आप सब लोगों को मैं खुशामदीद कहूँगी और कुछ ही देर में हमें कुछ और एक्सपर्ट्स भी ज्वाइन करेंगे, उसके साथ ही मैं आपका तारुफ उनसे करवाऊँगी। आज के पहले सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डॉक्टर कमर मसूद से मैं जानना चाहूँगी कि टाइप 1 डायबिटीज़ या ज़ियाबतीस है क्या? और ख़ुसूसन टाइप 1 डायबिटीज़ और इसकी मुख्तलिफ अक़साम क्या होती हैं? सर प्लीज़। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिद्रा। देखिए, डायबिटीज़ जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी जो है वो ब्लड शुगर को, जो हमारी बॉडी का मेन फ्यूल है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर सकती, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर हमारी ब्लड शुगर्स लेवल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और जब वो फास्टिंग स्टेट में 126 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा हो जाए तो उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। या 2 आवर्स आफ्टर अ मील, या जब हम बाज़ दफ़ा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, यानी ग्लूकोज पिला के 2 घंटे बाद शुगर चेक करते हैं, वो 200 क्रॉस कर जाए तो उसको डायबिटीज़ कहते हैं। या किसी को बार बार पेशाब आ रहा हो, मुंह खुश्क हो रहा हो, वेट लॉस हो रहा हो और उसकी किसी भी वक्त शुगर चेक की जाए वो 200 प्लस हो तो उसको डायबिटीज़ कहते हैं। तो डायबिटीज़ की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। टाइप 1 डायबिटीज़, जिसमें आम तौर पे, उमूमी तौर पे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स होते हैं, जिनको हम बीटा सेल्स कहते हैं पैनक्रियास के अंदर, उनको वो अटैक कर देते हैं और बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। इसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। इसके मुतालिक आज हम ज़्यादातर बात करेंगे। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसके अंदर यानी इंसुलिन की कारकर्दगी भी मुतासर हो जाती है, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है कि बॉडी इतनी सेंसिटिव नहीं रहती टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन। तो यहाँ इंसुलिन की कमी भी होती है और इंसुलिन के ख़िलाफ़ एक किस्म की मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है बॉडी के अंदर, और बॉडी इंसुलिन को पूरी तरीके से काम करने नहीं देती। इसके अलावा बाज़ ख़ास किस्म की डायबिटीज़ होती है जो किसी बीमारी में, जैसे हमल के दौरान डायबिटीज़ हो जाए, इसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। इसी तरह बाज़ दफ़ा डायबिटीज़ हो जाती है किसी दूसरी बीमारी की वजह से, जैसे कुशिंग्स डिजीज़ एक है जिसमें बॉडी के अंदर स्टेरॉयड हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बनने लग जाते हैं, या बाहर से किसी को बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड दी जाए तो उस कंडीशन में भी शुगर्स बढ़ जाती हैं, डायबिटीज़ की रेंज में पहुंच जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं भाई ये ख़ास किस्म की डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ स्टेरॉयड की वजह से, स्टेरॉयड के ज़्यादा होने की वजह से डायबिटीज़ है। तो बेसिकली टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज़ और किसी, जैसे हम कहते हैं अदर स्पेसिफिक टाइप्स, यानी किसी ख़ास वजह से डायबिटीज़ हो रही है, उसको हम टाइप 1 या टाइप 2 वैसे क्लासिफाई नहीं करते, बल्कि डायबिटीज़ सेकेंडरी टू दिस कॉज। जी डॉक्टर सिद्रा। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर, आपने तफ़सीलन इस बात को समझाया कि ज़ियाबतीस क्या है और किस वजूहात से ये हो सकती है। आपने इसकी तशख़ीस के मुतालिक भी बताया। ये भी बताइए कि मरीज़ क्या महसूस करेगा, उसको क्या अलामात आएँगी जिस पे वो ये सोचे कि ये डायबिटीज़ हो सकती है? जी, तो डायबिटीज़ का जो मरीज़ है, ख़ुसूसन जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ की अगर हम बात करें, तो मरीज़ को ना बार-बार यूरिन आना शुरू करेगा। ये आम तौर पे बच्चों में या एडोलेसेंट्स के अंदर, जो टीनेजर्स हैं, उनमें ज़्यादा कॉमन है, लेकिन
ऐसा नहीं है कि ये बड़ी उम्र में नहीं होती, बड़ी उम्र के लोगों को भी टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है, इवन 50-60 साल की उम्र में भी टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादा कॉमन बच्चों के एज ग्रुप में या टीनेजर्स में या यंग इंडिविजुअल्स में ज़्यादा कॉमन है। तो बार बार इनको पेशाब आना शुरू होता है, जिससे जिस्म से पानी ज़ाया हो रहा होता है, मुंह खुश्क होने लग जाता है, प्यास ज़्यादा लगती है, वज़न गिरने लग जाता है, और जिसे कहना चाहिए कभी कभी शुगर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएं तो आँखों में धुंधलापन भी पैदा हो जाता है। और अगर टाइप 1 डायबिटीज़ की अगर हम बात करें और इन अलामात पर तवज्जो ना दी जाए और अगर सही वक्त पर तशख़ीस ना हो, तो आम तौर पर ये बच्चे या यंग एडल्ट्स जो हैं, ये एक कंडीशन में चले जाते हैं जिसे हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं, जिसमें शुगर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और जिस्म का फ़ैट जो है वो टूटने लग जाता है और एक किस्म की तेज़ाबियत वाली कैफियत जिस्म के अंदर पैदा हो जाती है, जिसे हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। जी डॉक्टर सिद्रा। जी, बहुत शुक्रिया सर। आपने तफ़सीली तौर पे हमें इसके बारे में बताया। हमारे साथ अब मौजूद हैं प्रोफ़ेसर खतीजा हुमायूं, जो कि प्रोफ़ेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ हैं और डायरेक्टर हैं पीडियाट्रिक एंडोक्राइन फेलोशिप प्रोग्राम की आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। वेलकम मैडम। जी, मैं इससे पहले कि मैं डॉक्टर खतीजा की तरफ जाऊं, मैं डॉक्टर मुसर्रत से जानना चाहूँगी कि क्या इंसुलिन ही एक वाहिद हल है? क्या यही एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है टाइप 1 डायबिटीज़ में? Okay, thank you, Dr. Sidra, for doing this webinar on such an important topic. जैसे कि डॉक्टर कमर ने अभी इतनी तफसील से जिक्र किया, डायबिटीज़ तो मुख्तलिफ़ किस्मों की है, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ में ख़ास तौर पे हमारे जिस्म में इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। वो सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, और इंसुलिन बहुत लाजमी है हमारी सर्वाइवल के लिए। तो टाइप 1 डायबिटीज़ की अगर बात करें तो जी, इसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कोई गोलियां और दवाइयां नहीं है। इसका इलाज हम इंसुलिन के ज़रिए ही करते हैं। इंसुलिन लेने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, आप सिरिंज से लें, पेन से लें, कुछ अब इसके पम्प्स भी आते हैं, प्रीफिल्ड चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप सिंपल एक लाइनर जवाब है तो जी, टाइप 1 डायबिटीज़ का इलाज सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन से ही मुमकिन है फिलहाल। जी डॉक्टर सिद्रा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसर्रत। आप हमें इस बारे में भी गाइड करेंगी कि क्या इंसुलिन सारी इंसुलिन एक ही तरह की होती है या उसमें भी फ़र्क होता है? ओके, देखिए, जिसम में जो हमारी इंसुलिन बन रही है वो तो ज़ाहिर एक ही इंसुलिन है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जो हम ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो अवेलेबल है एक तरह की नहीं है। काम तो सब एक ही तरह करती है, लेकिन उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ इंसुलिन्स हैं जिसको आपको खाने से पहले लगाना पड़ता है, कुछ इंसुलिन्स हैं जिनका खाने से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, कुछ 24 घंटे तक मुस्तकिल काम करती हैं, कुछ 4 से 6 घंटे काम करके ख़त्म हो जाती हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के इंसुलिन्स बाज़ार में अवेलेबल हैं, और जो भी आपको ट्रीट कर रहा होता है फिजिशियन, वो आपके हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपके लिए तजवीज़ करता है कौन सी इंसुलिन। तो इंसुलिन डिफ़र करती है, कितनी देर में काम शुरू करेगी, कितनी देर तक करेगी, उसकी शुगर्स नॉर्मल करने की कैपेसिटी कितनी है, इन सब बेसिस के ऊपर डिफरेंट किस्म की अवेलेबल हैं, और वो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट ही प्रिस्क्राइब की जाती हैं। बिल्कुल यस। तो एक टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसको अमूमी तौर पे इंसुलिन के कितने टीके एक दिन में लगाने पड़ते हैं अमूमी तौर पे? वैसे हाँ, आम तौर पे वैसे तो वेरी करता है एक से दूसरे में, लेकिन जनरली 3 से 4 दफ़ा हमें चाहिए होते हैं। बहुत कम होते हैं जिनको 2 से काम हो, लेकिन हमें जैसा कि आप जानते हैं कि शुगर को एक ख़ास सतह पे रखना होता है ताकि पेचीदगियों से बच सकें और नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। तो वो लेवल मेंटेन करने के लिए जनरली हमारे पास जो अभी इंसुलिन अवेलेबल हैं उसमें 3 से 4 दफ़ा लाजमी आपको लगाना पड़ता है, ताकि एक साथ हम ज़्यादा नहीं दे सकते कि शुगर्स बहुत लो ना हो जाएं और इतना कम भी ना हो कि बढ़ी भी रहें। तो जो इस वक्त की अवेलेबल इंसुलिन हैं उनमें 3 से 4 दफ़ा दिन में आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, और इन इंसुलिन में से कुछ का ताल्लुक, जैसे आपने पहले ही बताया कि खाने के साथ है, और कुछ 24 घंटे काम करेंगी, तो वो सारा दिन है एक्टिव बिल्कुल रहेगी। ऐसा ही है। वो असल में आपका फिजिशियन और जो जिनको टाइप 1 होती है मिल के अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ये एक बाहमी मशवरे से तय होता है, जिसमें डॉक्टर आपको गाइड करता है आपके लिए क्या मुनासिब रहेगा, और आपके हिसाब से आप बिल्कुल डिसीजन प्रोसेस में शामिल होते हैं, लेकिन जनरली इतनी दफ़ा आपको चाहिए होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसर्रत।
हम डॉक्टर सबा की तरफ चलते हैं। डॉक्टर सबा, हमें काइंडली बताइएगा कि इंसुलिन जो है इसको किस तरह से लगाया और रखा जा सकता है, क्योंकि ये एक बड़ा कॉमन सवाल है कि टीका है तो क्या हम इसको फ्रिज में रखें, बाहर रखें, और इसको कैसे लगाएं, इस बारे में हमें प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू डॉक्टर सिद्रा। तो इंसुलिन के हवाले से अगर हम पहले स्टोरेज के हवाले से बात कर लेते हैं, तो स्टोरेज जनरली जो है वो एडवाइस की जाती है कि आपने इसको किसी ठंडी और खुश्क जगह पे रखना है। तो इस मौसम में तो फ्रिज जो है वो आइडियल जगह है कि आप फ्रिज में रखें। हाँ, जो पेन वाली इंसुलिन है, अगर आप उसको एक दफ़ा इस्तेमाल के लिए बाहर निकालते हैं, यानी कि आप पहली दफ़ा इस्तेमाल करने लगे हैं उसको, तो फिर उसको जो है वो फ्रिज से बाहर भी रखा जा सकता है, लेकिन उसको डायरेक्ट धूप में आपने नहीं रखना, यानी कि डायरेक्ट बहुत गर्म जगह पे नहीं रखना। बेहतर जगह फिर भी फ्रिज है, लेकिन अगर एक दफ़ा वो बाहर आ जाता है, आप कहीं दिन के लिए बाहर जाते हैं, तो अक्सर लोगों को ये एंग्जाइटी होती है जी कि अगर हमने बाहर जाना है तो हम अपनी इंसुलिन कैसे साथ लेके जाएं। तो आप उसको गाड़ी में अगर थोड़ी सी जो है वो अंदर करके, जैसे डैशबोर्ड में कूल प्लेस पे अगर आप और कुछ जगह पे रख सकते हैं, तो वो कुछ देर के लिए रखा जा सकता है और उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह कुछ जो हमारे पास देहातों से भी लोग आते हैं, वो हमारे से बाज़ दफ़ा पूछते हैं कि जहाँ पे बिजली बहुत जाती है या जहाँ पे फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल नहीं है, वहाँ पे किस तरह रखा जा सकता है। तो वहाँ पे भी अगर आप इसको पानी के ठंडे मटके के साथ जो है वो अगर रखा जाए, तो ये वहाँ पे भी ठंडी रह जाती है और इसको रखा जा सकता है। तो ये जब भी आपका जो भी मालिज है, अगर आप उससे डिस्कस करें अपने सिचुएशन के मुताबिक, अपनी सहूलियात के मुताबिक, तो आपको मुख्तलिफ तजवीज़ दी जा सकती हैं कि आप किस तरह इसको कंट्रोल रखें। लेकिन अगर हम जनरल रूल के बारे में बात करें, मेरा ख्याल डॉक्टर सबा, मेरा ख्याल है कि तो हमारा जनरल डॉक्टर रूल ये है कि राब्ता मुनक़ता हो रहा है। जब तक डॉक्टर सबा दोबारा हमें ज्वाइन करती हैं, हम प्रोफेसर खतीजा से इंसुलिन के बारे में माजरत चाहती हूँ, टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में पूछ लेते हैं। डॉक्टर कमर ने पहले ही हमसे जिक्र किया कि ये अमूमी तौर पे बच्चों में होती है। मैडम, आप काइंडली हमें गाइड कीजिए कि कौन सी उम्र के बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, और क्या ये सिर्फ बचपन की बीमारी है, बच्चे के साथ क्या होगा जब वो बड़ा होगा, इस बारे में काइंडली आप हमें गाइड कीजिए। Right. Thank you, Dr. Sidra, and thank you to the PES for इस प्रोग्राम को रखने के लिए, ताकि लोगों में इसके बारे में आगाही बढ़े। टाइप 1 डायबिटीज़ का जहाँ तक ताल्लुक है, ये आम तौर पर बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, बल्कि बच्चों में जिस किस्म की डायबिटीज़ होती है उसमें टाइप 1 डायबिटीज़ सबसे कॉमन किस्म है ज़ियाबतीस की। और इसकी वजह बच्चों में क्यों होती है और किस उम्र में होती है, अगर उसको मैं कहने जाऊं तो टाइप 1 किस्म की ज़ियाबतीस जो है साल के अंदर भी देखी जाती है, लेकिन चांस कम होता है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर डायबिटीज़ है तो वो टाइप 1 होगी। इसके बाद की उम्र से लेके यंग एडल्ट जिसको हम कहें, यानी अर्ली 20s में ज़्यादातर ज़ियाबतीस जो होती है वो टाइप 1 किस्म की होती है। इसके बाद फिर टाइप 2 की कसरत शुरू हो जाती है, और वो उसका मैकेनिज्म बिल्कुल मुख्तलिफ है। टाइप 1 डायबिटीज़ क्यों हो रही है, इसका अक्सर वालिदैन हमसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या गलती की कि उनके बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई, तो उसका जवाब ये है कि ये उसमें इनका कोई कसूर नहीं है, और इसके होने में, जिसको हम अपनी ज़बान में वजह बीमारी की कहें, कोई एक चीज़ नहीं है। ऑटो इम्यून यानी जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम अपने जिस्म के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है और जिस्म के किसी हिस्से को इफ़ेक्ट करता है, जिसमें लबलबे पे जब असर होता है तो इंसुलिन, जैसे ऑलरेडी आप डॉक्टर कमर और आप बात कर चुके हैं कि इंसुलिन नहीं बन रही। वालिदैन को कैसे पता चले कि उनके बच्चे में अगर ज़ियाबतीस की अलामात हैं, तो वो बच्चे
पेशाब बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, उनको बेइंतहा प्यास लगने लगती है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि वो बच्चे जो बेड वेट नहीं कर रहे थे, रात में बग़ैर बिस्तर गीला किए सो रहे थे, दोबारा से बिस्तर उनका गीला होना शुरू हो जाता है, रात में पेशाब करने लगते हैं। प्यास बहुत लगती है, पानी बहुत पीते हैं और बेइंतहा भूख लगती है, बहुत खाते हैं, क्योंकि वो उनकी जो ग्लूकोज उनकी ज़ाया हो रही होती है, तो उनको भूख लगती है और उस भूख की वजह से वज़न नहीं बढ़ रहा होता, वज़न कम होना शुरू हो जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे वालिदैन को थोड़ा सा शुबा होना चाहिए कि कहीं कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने बहुत अच्छी बात की कि वालिदैन को ये बात का पता होना ज़रूरी है, और वालिद और वालिदा बेहतरीन जज हैं जो ये बता सकते हैं कि बच्चे के साथ अगर कोई चीज़ ठीक नहीं है तो वही इस चीज़ को सबसे पहले जज करेंगे, और उनको ये पता होना ज़रूरी है। अच्छा मैडम, एक सवाल जो लोग करते हैं वो ये कि अगर एक बच्चे को डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ है तो क्या बाकी बच्चों को भी टाइप 1 डायबिटीज़ होगी? बहुत अच्छा सवाल है। ये अक्सर वालिदैन इसी परेशानी में होते हैं और इसकी वजह से वो बार बार अपने बच्चों के दूसरे बच्चों के टेस्ट करना चाहते हैं। तो एक्चुअली इसका चांस बहुत कम होता है बनिस्बत टाइप 2 डायबिटीज़ के, या वो डायबिटीज़ जो जीनियाती तौर पर मौरूसी डायबिटीज़ की कुछ किस्में हैं, उनके मुकाबले में टाइप 1 डायबिटीज़ का चांस किसी एक बच्चे के बहन भाई में होने का बहुत कम है। एक्चुअली कहा यह जाता है कि इसका चांस 11% से भी कम है। तो वालिदैन को हम ये तसल्ली देते हैं कि उनको बिला वजह बगैर किसी अलामत के टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आम तौर पर ऐसा बहुत रेयर है, बहुत कम है देखा गया कि अगर एक बहन भाई को है तो दूसरे को भी हुई। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, लेकिन उसका चांस बहुत कम है, 12% से भी कम है। तो बेहतर ये होगा कि इन बच्चों को सिर्फ अलामात पे नजर रखें कि गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, अगर उनके अंदर कोई ऐसी अलामात हो रही हैं जो पहले बच्चे में थी, तो फिर उस सूरत में वो उसको चेक करें, वरना बिला वजह टेस्ट ना करें। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने बहुत डिटेल में ये बात बताई, और मेरा ख्याल है कि वालिदैन जो जिनका कोई एक बच्चा इस बीमारी का शिकार है, उनके लिए ये बात बहुत तसल्ली बख्श है कि बाकी बच्चों में इसका होने का चांस जो है वो ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं हो सकती, लेकिन बहरहाल बहुत कम है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मैडम। हम डॉक्टर लबनवाज की तरफ डॉक्टर लबनवाज की तरफ चलते हैं। डॉक्टर लबनवाज, हमें प्लीज़ बताइएगा कि ब्लड शुगर लेवल, शुगर चेक कैसे की जा सकती है और कितनी दफ़ा करनी चाहिए, कितना लेवल हो तो हमें उस पर तसल्ली होनी चाहिए और कितना लेवल हो तो हम उसको कहेंगे कि ये ज़्यादा है, कम है, इस बारे में ज़रा रोशनी डालिए। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Dr. Sidra, and all team of PIS who part in this activity. ये डिपेंड करता है कि दिन में कितने मरतबा शुगर चेक करना चाहिए। अगर न्यूली डायग्नोज हो, अभी भी पता तशखीस हुई हो मरीज़ के, और न्यू डायग्नोज हो, या हम दवाई चेंज कर लेते, मरीज़ की दवाई चेंज कर, इंसुलिन की मकदार चेंज कर लेते, तो शुगर पर डे के लिहाज से 6 to 8 टाइम पर डे शुगर चेक करना चाहिए। यूजुअली हम करते न्यू पेशेंट में खाने से पहले और खाने के 2 घंटे के बाद शुगर मकदार, नाश्ते से पहले और नाश्ते के 2 घंटे के बाद, दोपहर खाने से पहले और खाने के 2 घंटे के बाद, इस तरह शाम को खाने से पहले और खाने के 2 घंटे के बाद हम शुगर चेक करते हैं, और इस तरह रात को सोने से पहले, और जब भी किसी भी टाइम मरीज़ की तबीयत ख़राब हो तो इसी टाइम पे हम को शुगर चेक करने की ज़रूरत होती है। जब शुगर कंट्रोल हो और हमको एक्चुअल इनके इंसुलिन की डोज का पता चल जाए कि कितने पर डे की, इनकी मॉर्निंग की कितना डोज होना चाहिए इंसुलिन की, मिड डे की कितनी चाहिए, शाम के खाने से पहले कितने इंसुलिन चाहिए,
اور رات کو کتنی انسولین چاہیے. مطلب میرے مطلب ہے کہ جب ہم کو پتہ چلے کہ چل جائے کہ کتنے انسولین سے ان کی شوگر کنٹرول ہے, تو ہم اس کے شوگر کے جو پر ڈے شوگر چیک کرنے کی تعداد ہے وہ کم کر سکتے ہیں, پھر 1 یا 2 مرتبہ پہ لا سکتے ہیں جب شوگر کنٹرول ہو. اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں جب ویل کنٹرول شوگر ہو تو ہم دن میں ایک ہی ٹائم پہ چیک کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آج صبح ناشتے سے پہلے چیک کیا شوگر ٹھیک ہے, کل پھر دوبارہ دوسرے دن پہ ناشتے کے 2 گھنٹے کے بعد, تیسرے دن پہ دوپہر کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد شوگر چیک کرنا چاہیے, چوتھے دن پہ شام کو کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد چیک کرنا چاہیے, تاکہ ہم کو پتہ چل جائے کہ کس ٹائم پہ شوگر کی مقدار زیادہ ہو جاتا ہے یا کس ٹائم پہ شوگر کی مقدار کم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کون سے مریض ہے, نیولی ڈائگنوز ہے یا ہم اس کے دوائی انسولین چینج کر لیتے ہیں, تو ہم ان کی جو فریکوینسی ہے شوگر چیک کرنے کی مقدار ہے تعداد ہے وہ بڑھاتے, اور جب ویل کنٹرول شوگر ہو تو ہم اس کے وہ انسولین کی یہ شوگر چیک کرنے کی تعداد کو کم کر لیتے ہیں, پر ڈے 1 اور 2 پر ڈے. اس سے بھی اگر ویل کنٹرول ہو تو اور دوسرے تیسرے دن پہ ہم چیک کر سکتے ہیں شوگر کی مقدار. اور یہ کتنا ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ شوگر کی مقدار کھانے سے پہلے کتنا ہونی چاہیے اور کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد کتنا ہونا چاہیے, تاکہ پیشنٹ کو یا مریض کو تکلیف نہ ہو. تو کھانے کے جو نہار منہ ہے کھانے سے پہلے شوگر یہ 80 سے لے کر 130 ہونا چاہیے, 80 ملی گرام پر ڈی ایل سے لے کر 130 ہونا چاہیے. یہ اوور نائٹ جو ہم صبح شوگر کرتے ہیں یا 6-8 گھنٹے کے کھانے کے بغیر نہار منہ والے شوگر کی مقدار 80 سے لے کر 130 تک ہونا چاہیے. اور کھانے کے بعد والا شوگر جو ہے 2 گھنٹے کے بعد کی جو ریڈنگ ہے وہ 180 یا 180 ملی گرام پر ڈی ایل سے کم ہونا چاہیے. اسی طرح ہم ان بچوں میں ہر تیسرے مہینے کے بعد یا چوتھے مہینے کے بعد ہم اس کے 3 مہینوں والے بڑے جو ٹیسٹ ہے اس کو HbA1c کہتے ہیں وہ کرنا چاہیے, اور اس کے مقدار 7 سے کم ہونے چاہیے. میجارٹی ویل جو ان کمپلیکیٹڈ مریض ہے جس میں کمپلیکیشن نہ ہو, ہائپوگلائسیمک ان اویئرنیس نہ ہو اور جس میں باقی کمپلیکیشن نہ ہو, تو اس کے HbA1c ٹیسٹ جو 3 مہینوں کے شوگر کا مقدار ہے وہ 7 سے کم ہونا چاہیے. اور جس میں جو پیشنٹ بار بار ہائپوگلائسیمیا میں چلے جاتے ہیں, مطلب اس کے بار بار شوگر کم ہو جاتے ہیں, تو اگر اس کے ہم شوگر کی HbA1c یا 3 مہینوں کی شوگر کی مقدار 7.5 سے نیچے ہو تو بہتر ہوگی. تو یہ اس کے ٹارگٹ ہونا چاہیے HbA1c کے اور شوگر کے فاسٹنگ اور رینڈم کے. تو ڈاکٹر سدرا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر ابنواس, آپ نے بہت اچھی بات کہی. اور جو لوگ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا شکار ہیں ان کا ایک یہ میجر کنسرن ہوتا ہے کہ بار بار شوگر چیک کرنی پڑے گی. آپ نے بڑی تفصیلی طور پہ یہ بتایا کہ شروع کے دنوں کے بعد یا جب آپ ڈوز چینج کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس کی فریکوینسی کم کر دیتے ہیں, اور بعض مطلب کم دفعہ شوگر چیک کرنے کے بعد بھی مریض کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی ان کی شوگر چل رہی ہے اور کس طرح سے چل رہی ہے. بہت شکریہ. اب چلتے ہیں ڈاکٹر کلیم کی طرف. ڈاکٹر کلیم, ہمیں آپ بار بار اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ شوگر کا تعلق خوراک کے ساتھ ہے. انسولین کے بارے میں بھی ڈاکٹر مسرت نے بات کی کہ کچھ انسولینز ایسی ہیں جو ڈائٹ کے ساتھ یا خوراک کے ساتھ جب میل لیتے ہیں اس کے ساتھ لی جاتی ہے. تو ایک بڑا کامن سا سوال ذہن میں آتا ہے کہ کس طرح کی خوراک یہ بچے یا یہ افراد استعمال کر سکتے ہیں, کیا چیز ان کے لیے ریکمینڈ کی جاتی ہے؟ ڈاکٹر کلیم پلیز. تھینک یو ڈاکٹر سدرا. یہ بڑا امپورٹنٹ اور کامن سوال ہوتا ہے اکثر ذیابطیس کے مریضوں کا اور ان کے پیرنٹس کا کہ کیا خوراک لے سکتے ہیں, کیا خوراک نہیں لے سکتے. دیکھیں عمومی طور پر ہم جو بھی خوراک استعمال کرتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں, 3 اقسام کے ہوتے ہیں. انہیں ہم کاربوہائیڈریٹس یا نشاستہ کہتے ہیں. یہ پروٹینز ہو سکتے ہیں, جو جتنے گوشت وغیرہ ہیں یہ پروٹینز ہوتے ہیں, یا پھر ہم آئل وغیرہ جو فیٹس میں آتے ہیں. یہ 3 قسم کی بنیادی خوراک ہوتے ہیں جو انسان یا تو مکس کر کے لیتا ہے یا پھر الگ سے لے رہا ہوتا ہے. تو کاربوہائیڈریٹس یا نشاستہ وہ خوراک ہوتے ہیں جن کا تعلق
शुगर के मरीजों से और इंसुलिन से होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स को बॉडी में मेटाबोलाइज करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को फिर हम मज़ीद 3 किस्म के अक़साम में डाल सकते हैं इस बुनियाद पे कि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बुनियादी तौर पर ये फिनोमेनन है कि एक कार्बोहाइड्रेट में शुगर बढ़ाने की कितनी सलाहियत है और कितनी देर में शुगर बढ़ा सकती है कोई खुराक। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बुनियाद पे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के खुराक होते हैं। तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे कि पोटैटोज हैं, कॉर्न फ्लेक्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं जो कॉर्न से बनते हैं, वाइट फ्लावर से बनते हैं, ये सारे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं। इसी तरह मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में शहद है, बासमती राइस है या होल मील ब्रेड है जो हम रोटी इस्तेमाल करते हैं, ये मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में वो खुराक होते हैं जो आमतौर पर जो शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ाते या जिन्हें कवर करने के लिए कम इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में अक्सर फ्रूट्स होते हैं जैसे केला, सेब, नाशपाती और इसी तरह दालें सारी इसमें होती हैं, जो भी हम दालें लेते हैं, चिकपीस हैं, चने हैं, सुर्ख लोबिया हैं, इसी तरह बारले हैं या ओट्स वगैरह, ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाते हैं। तो आमतौर पर रिकमेंडेशन ये होती है कि शुगर के मरीज़, खासतौर टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स जो जिनका पूरा दारोमदार इंसुलिन पर होता है, उन्हें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेनी चाहिए जिनमें फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जो स्लोली एब्जॉर्ब होते हैं, जिन्हें करेक्ट करने के लिए कम इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। अलबत्ता ये मरीज़ मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी ले सकते हैं, मगर उनके लिए फिर इनको एक एस्टिमेशन होनी चाहिए कि जी हमें कितनी इंसुलिन लगानी चाहिए इसको ठीक करने के लिए। तो हम ये कहते हैं कि शुगर टाइप 1 डायबिटीज़ के जितने भी मरीज़ हैं, उनके केयर टेकर्स हैं, अगर वो कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग का कंसेप्ट सीख लें कि एक खुराक में एक कार्बोहाइड्रेट में जो हम ले रहे होते हैं उसमें पर्टिकुलर फूड में कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है और कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट को ठीक करने के लिए 1 यूनिट इंसुलिन दरकार होती है, इसको कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग एंड कार्बोहाइड्रेट टू इंसुलिन रेशो कहते हैं। अमूमी तौर पर टाइप 1 डायबिटीज़ के जितने मरीज होते हैं उनका रेशो 15 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट यानी 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 यूनिट इंसुलिन ज़रूरत होती है। तो ये रिकमेंडेशन ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट एस्टिमेशन होनी चाहिए खुराक की, और फिर साथ में शुगर चेक करना चाहिए खुराक खाने के बाद, यानी पोस्ट मील शुगर चेक करना चाहिए। उससे फिर एक अंदाज़ा लगाना चाहिए कि जितनी हमने इंसुलिन लगाई है, फॉर एग्जांपल 45 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट लिए 3 यूनिट्स हमने इंसुलिन लगाई, उससे शुगर अपनी रेंज में आ गया है 2 घंटे के बाद या नहीं आया है। तो इससे भी इंसुलिन की एस्टिमेशन होती है और फिर आइंदा इस तरह की खुराक लेकर इंसुलिन को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो जनरल रिकमेंडेशन ये है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए, प्रोटीन्स की भी मिकदार होनी चाहिए खुराक में और फैट्स की भी मिकदार होनी चाहिए, और इनको हम मिक्स करके ले सकते हैं। और एक जनरल कंसेप्ट ये भी है कि जो मील्स हैं इनको 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए, ब्रेकफास्ट है, लंच है, इसी तरह डिनर है, या मिड टाइम स्नैक अगर हम लेते हैं तो प्रोटीन्स पे मुश्तमिल हो ताकि उसमें इंसुलिन कवरेज की ज़रूरत ना पड़े, और अगर हम फ्रूट्स लेते हैं तो वो मील्स के साथ हों ताकि उसे हम इंसुलिन के साथ, मील वाली इंसुलिन के साथ कवर कर सकें। प्रोटीन्स हम ब्रेकफास्ट और लंच में ले लें, इसी तरह डिनर में प्रोटीन ज़्यादा अगर कंटेंट होगा तो चूंकि प्रोटीन को इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो खुराक में अगर कंटेंट ज़्यादा होगा तो फिर मिड नाइट हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। जी डॉक्टर सिद्रा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कलीम, आपने तफसीलन हमें खुराक के बारे में गाइड किया, और मेरा ख्याल है जो बातें आपने बताई हैं सिर्फ इन्हीं को सुन के एक टाइप 1 डायबिटिक बहुत अच्छी तरह से अपनी डाइट मैनेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हम दोबारा डॉक्टर खतीजा की तरफ चलते हैं। मैडम, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अगर किसी की शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि ज़ाहिर है हम कोशिश तो कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने की, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या जैसे वो शुरू में आए, पहले उनको पता ना हो, शुगर बहुत बढ़ी भी हो, तो इस सूरत हाल में मरीज़ क्या महसूस करता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, और उनकी बॉडी पे किस तरह के असरात होते हैं, क्या करना चाहिए पेशेंट को?
صحیح, تھینک یو سدرا. بہت اہم سوال ہے, اور خاص طور سے کیونکہ بچوں میں اکثریت بچوں کی ہوتی ہے جو اس ڈائگنوسس کے ساتھ آتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے جب انسولین پر ہیں اس کے باوجود ان کی شوگر کنٹرول میں نہیں ہے, تو جو اثرات ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ان کو دوبارہ سے بار بار پیشاب زیادہ آتا ہے, یورین بڑھ جاتا ہے, فریکوینسی یعنی نمبر آف ٹائمز وہ پیشاب کر رہے ہیں وہ بڑھ جاتا ہے, پیاس بہت زیادہ لگتی ہے, اور کھانا مانگتے ہیں. اور ہم بچوں کو جس طرح سے فالو کرتے ہیں, ایک انڈائریکٹ طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم بچوں کی گروتھ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, کہ ہر ذیابطیس کا بچہ جب ہم 3 مہینے یا 6 مہینے جب بھی دیکھ رہے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے نے وزن گین کیا یا نہیں, اس کا قد بڑھا یا نہیں. اگر بچوں کی شوگر کنٹرول میں نہیں ہوتی تو اس وقت ان کا وزن نہیں بڑھتا, کیونکہ وہ جو کچھ کھا رہے ہوتے ہیں وہ جسم اس کو ایبزارب نہیں کر سکتا. ان کے جیسے بڑے بوڑھے کہتے ہیں نا, جسم کو لگتی نہیں ہے غذا, وہ والی بات ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وقتی طور پر اگر کسی بچے کی شوگر بڑھی ہوئی ہے اور والدین نے محسوس کیا کہ وہ اس وقت بار بار پیشاب کے لیے جا رہا ہے اور وہ گلوکوز چیک کریں, بڑھی بھی دیکھیں, تو ایک فوری چیز جو ہم اکثر کہتے ہیں ان سے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ کوئی ایکسٹرا ڈوز انسولین کی لگائیں, آپ بچے کو 1 سے 2 گلاس پانی پلا دیں. جب پانی پئیں گے تو پیشاب آئے گا, اور پیشاب کے ساتھ وہ ایکسٹرا گلوکوز جسم سے خارج ہو جائے گی. دوسری ایک اور چیز جو کارآمد ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ہلکی پھلکی فزیکل ایکٹیویٹی, تھوڑی سی بھاگ دوڑ کر لیں, تھوڑا واک کر لیں, جس سے دوبارہ سے گلوکوز کم ہو جاتی ہے, نارمل کی طرف آ جاتی ہے. تو یہ وہ طریقے ہیں جن سے شوگر کم کی جا سکتی ہے, اور علامتیں میں نے آپ کو بتا دی. تھینک یو. بہت شکریہ میڈم. اب کچھ دیر پہلے ڈاکٹر قمر نے ذکر کیا تھا ڈی کے یا ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس کا, اگر اس کے بارے میں بھی بتا دیجیے, کیونکہ والدین کا اس کے بارے میں آگاہی میرا خیال ہے کہ ہو تو اچھا ہے. صحیح, بہت شکریہ سدرا اس سوال کے لیے. میں اس کی ایک تھوڑی سی مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاتی ہوں کہ وہ والدین جن کو ذیابطیس کے بارے میں آگہی ہو اور ان کے بچوں میں اگر علامات نظر آنی شروع ہوتی ہیں, یعنی ان کے بچے کسی وقت محسوس کرتے ہیں وہ کہ زیادہ پیشاب کر رہے ہیں, پانی زیادہ پی رہے ہیں, وزن نہیں بڑھا, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ یا ان کے گھر میں کسی اور کو ذیابطیس ہوتی ہے تو وہ فوراً شوگر چیک کرتے ہیں, یا اگر کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے اور اس نے صحیح فیصلہ کرتے ہوئے شوگر چیک کر لی تو یہ وقت پہ ڈائگنوز ہو جاتے ہیں, اس سے پہلے کہ جیسے ڈاکٹر قمر نے کہا کہ ان میں ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس ڈیولپ ہو. کیٹو ایسیڈوسس اس ایکسٹریم صورت میں ڈیولپ ہوتا ہے جب انسولین کیونکہ بن نہیں رہی ہے اور جسم میں گلوکوز استعمال نہیں ہو رہی اور دماغ کو گلوکوز کی انرجی کی ضرورت ہے, تو جو فیٹس ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں جسم میں تیزابیت بڑھتی ہے. ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس کو اگر ایکسپلین کریں نا تو 3 حصے ہیں, ڈائبٹیز, کیٹونز اینڈ ایسیڈوسس. یعنی جسم میں شوگر بڑھ رہی ہے, کیٹونز بڑھ رہے ہیں کیونکہ ان کی فیٹ ٹوٹ رہی ہے, اور تیسرا حصہ ایسیڈوسس. تیزابیت کیوں ہوتی ہے؟ جسم میں پانی خارج ہو رہا ہے, پانی کی کمی ہو رہی ہے, اور اس پانی کی کمی کے ساتھ جب فیٹ ٹوٹتے ہیں اور باقی گردے اور باقی جسم متاثر ہوتا ہے تو تیزابیت بڑھتی ہے. تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بچے کی گریجولی اس کی ذہنی حالت غنودگی کی طرف جانی شروع ہو جاتی ہے. بچہ سانس, اس سے بھی پہلے یہ ہوگا کہ سانس لینے میں دقت شروع ہو جائے گی. ہم ایک چیز اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ اگر بچے کو سینے کے انفیکشن کی کیفیت ہو, جیسے نیمونیا والی کیفیت ہو, اور سانس بہت تیزی سے چل رہا ہو, سانس لینے میں دقت ہو رہی ہو, لیکن اگر آپ چیک کریں اور چیسٹ بالکل صاف ہو تو سوچیں کہ کہیں
ज़ियाबतीज़ कही, तो इसको कहने का मकसद ये है कि सांस बहुत तेज़ चलने लगती है। इसके साथ क्योंकि जिस्म में पानी की कमी है तो बच्चा देखने में भी आपको डिहाइड्रेटेड यानी पानी की कमी का शिकार नज़र आने लगता है। सो ये वो अलामात हैं जो एक्सट्रीम केसेस में होती हैं जब वक्त पे डायग्नोसिस नहीं हो पाती डायबिटीज़ की। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने बहुत अच्छी तरह और बहुत आसान अल्फाज में इस मुश्किल से कॉन्सेप्ट को और इतने मुश्किल से नाम को एक्सप्लेन किया है। बिलाशुबा जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनका कोई नेमल बदल नहीं है और बहुत शुक्रिया। हम सब सीखते हैं। हमारा ये सेशन फेसबुक पे भी लाइव है और हमारे सब पैनलिस्ट के लिए लोग बहुत वो कर रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे आपका उन्होंने मेंशन किया है। आपके कुछ पेशेंट्स भी वहाँ पे मौजूद हैं जो इस सेशन को लाइव अटेंड कर रहे हैं। ये भी अच्छी बात है जो ये मैसेज हमारा उन्हीं लोगों के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैडम। हम डॉक्टर कमर मसूद की तरफ चलते हैं और हम उनसे ये जानते हैं कि हमने शुगर ज़्यादा होने के बारे में तो काफ़ी सारी बात कर ली, डायबिटीज़ होने की वजह से शुगर ज़्यादा हो जाती है, इसी तरह अगर इंसुलिन ना काफ़ी मिकदार में है या खाने में कुछ रद्द-बदल हो गया है, लेकिन क्या कोई ऐसी कंडीशन भी होती है टाइप 1 डायबिटीज़ में जब शुगर का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाए? इस पे रोशनी डालिए। जी, तो अगर हमारी शुगर 70 से कम हो जाए तो इसको हम लो शुगर या दूसरे अल्फाज में हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं या शॉर्ट में हाइपो कहते हैं कि आपको हाइपो तो नहीं हो रहा है, तो जिसका जनरली मीनिंग होती है कि शुगर 70 से कम हो रही है। ये आमतौर पर उस वक्त होता है कि आपकी इंसुलिन, फिजिकल एक्टिविटी और आपकी जो डाइट है ये आपस में मैच नहीं कर रही, यानी इंसुलिन ज़्यादा हो गई है और आपने डाइट कम ली है, या आपने इंसुलिन ली है और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी किसी वजह से बढ़ गई है, तो आपकी बॉडी ने ज़्यादा शुगर को यूटिलाइज़ कर लिया है एक्सरसाइज की वजह से, तो शुगर आपकी कम हो सकती है। तो शुगर जो इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, इसकी सिम्पटम्स जनरली ये होती हैं कि जो शुरू की जो सिम्पटम्स हैं इसको हम एड्रिनर्जिक सिम्पटम्स भी कहते हैं, यानी बॉडी जो है फील होता है कि जैसे बॉडी अंदर से शेक कर रही है, यानी ट्रेमर्स होना शुरू हो जाते हैं, ट्रेम्बलिंग ट्रेमर्स। दूसरी चीज़ ये कि आपको ये फील होता है कि आपका हार्ट जो है वो रेस कर रहा है, यानी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ठंडे पसीने आने लग जाते हैं, ये और शदीद भूख, कमज़ोरी, चक्कर वाली ये कैफियत होती है। तो 2-3 ये अलामात होने लगें, आपकी बॉडी अंदर से शेक करने लगे, आपको कोल्ड स्वेट्स होने लगे, आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाए, तो आपको शुबा होना चाहिए कहीं मेरी शुगर लो तो नहीं हो रही। और ऐसे मौके पर अगर आपके पास मौका है तो अपनी शुगर चेक करनी चाहिए। अगर आपकी 70 से कम है शुगर तो इसको हम कहेंगे कि आपकी हाँ वाक़ईतन आपकी शुगर लो हो गई है और फिर इसको ट्रीट करना चाहिए। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे घर से बाहर हैं या कहीं रास्ते में हैं और आपको इस तरह की फीलिंग होने लग गई है कि आपको ये 2-3 अलामात जो मैंने तज़किरा किया, ये सिम्पटम्स आपको शुरू हो गई हैं और आपके पास शुगर चेक करने का मौका नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी आप कोई जूस ले सकती हैं, मीठी चीज़ ले सकते हैं, जिससे ताकि आपकी शुगर जो है दोबारा नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। तो इसको कैसे हम, और अच्छा इसकी दूसरी अलामात जो होती हैं, अगर इस वक्त इसकी अलामात को रिकॉग्नाइज़ ना किया जाए कि शुगर लो हो रही है, तो ये जो सिम्पटम्स मैंने बताई ये वार्निंग सिम्पटम्स कहलाती हैं कि वार्निंग सिम्पटम्स हैं कि हमारी शुगर लो हो रही है। लेकिन इस पर अगर एक्शन ना लिया जाए, मिसाल के तौर पे बच्चा जो है बहुत ही गहरी नींद में है या इस तरफ तवज्जो नहीं गई कि शुगर लो हो रही है, तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर आदमी के अंदर कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है, गुनूदगी वाली कैफियत शुरू हो जाती है और फिर भी अगर कोई जिसे कहना चाहिए कि इलाज ना किया जाए तो फिर गहरी बेहोशी वाली कैफियत भी पैदा हो जाती है और बच्चों में बाज़ दफ़ा सीजर्स यानी झटके लगना, फिट्स, ये वाली कैफियत भी पैदा हो जाती है, जो शुगर कम होने की अलामात में से एक अलामत है। तो हम इसको कैसे ट्रीट करें? अगर हमारी शुगर कम हो गई है तो इस सूरत के अंदर हम जनरली कहते हैं कि हम 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लें, जैसे डॉक्टर कलीमुल्लाह बादिनी साहब ने भी इस पे रोशनी डाली। तो हम जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ऑरेंज जूस है, तो अगर हम हाफ़ कप ऑरेंज, हाफ़ ग्लास या हाफ़ कप तकरीबन 120 ml के करीब
ऑरेंज जूस ले लेंगे तो ये हमें 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स दे लेगा। तो फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स। इसी तरह बाज़ दफ़ा ग्लूकोज टैबलेट्स होती हैं, बाज़ कंट्रीज़ में, हमारे पास इतनी कॉमनली अवेलेबल नहीं है। और अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो जैसे रूह अफ़ज़ा या इस तरह का कोई मशरूब जो है वो लिया जा सकता है। इसमें भी ख़्याल रखा जाए कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना लिया जाए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि शुगर लो होने के बाद जब हम उसका इलाज करते हैं और मीठी चीज़ें लेते हैं, शरबत लेते हैं या जूस लेते हैं, तो उसके बाद शुगर काफ़ी ज़्यादा हाई शूट कर जाती है। तो मैक्सिमम 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लें, जैसे मैंने उसकी मिसाल दी कि हाफ कप ऑफ या हाफ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। और इसी तरीके से दूसरी चीज़ें, शहद भी लिया जा सकता है, कुछ नहीं है तो सिर्फ 2 टीस्पून जो है या 1 टेबल स्पून हम चीनी जो है वो भी ले सकते हैं, और उसके बाद हम उसको पानी पी लें। लेकिन अगर बेहोशगी वाली कैफियत हो रही है और आदमी इस काबिल नहीं है, या झटके लग चुके हैं, सीजर्स हो चुके हैं और इस काबिल नहीं है कि हम उसको ओरली कोई चीज़ यानी मुंह के ज़रिए से कोई चीज़ दे सकें, क्योंकि बेहोशी वाली कैफियत में अगर हम मुंह से कुछ देने की कोशिश करेंगे तो उसका फेफड़ों में जाने का अंदेशा होता है। तो ऐसी सूरत में हॉस्पिटल रश किया जाता है और वहाँ जाके इंट्रावीनसली आईवी जो है वेन में जो है वो ग्लूकोज दिया जाता है। बाज़ कंट्रीज़ के अंदर और बाज़ लोग जो हैं, बाज़ जगह पे ग्लूकागॉन अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये इंजेक्शन जो है वो कॉमनली अवेलेबल नहीं है, लेकिन ग्लूकागॉन का इंजेक्शन अगर आप कहीं से मंगवा सकते हैं और अपने घर में रख सकते हैं, तो वो एक प्री फिल्ड, पहले से फिल्ड सिरिंज होती है, जो कि आप इंट्रामस्कुलर मसल में वालदैन या भी लगा सकते हैं। और बाज़ जगहों पे जहाँ टाइप 1 के सेंटर्स हैं, वहाँ पर बच्चों को और उनके पेरेंट्स को ट्रीट भी किया जाता है, पेरेंट्स को खुसूसन, कि कैसे ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को लगाया जा सके। जी सर। डॉक्टर सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने तफसीलन हमें शुगर लो होने के बारे में और इसका इलाज खुद से कैसे किया जा सकता है इसके बारे में बताया। हमारे, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, फेसबुक पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं और वो कमेंट्स कर रहे हैं। सर आपके लिए भी उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, इस वक्त हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम इस वक्त अगले सवाल की तरफ चलेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगी डॉक्टर मुसर्रत से कि वो हमें बताएं कि अगर शुगर ज़्यादा अरसे तक कंट्रोल ना रहे तो कौन से जिस्म के अज़ा हैं जो मुतासर हो सकते हैं। डॉक्टर मुसर्रत। ओके, थैंक यू डॉक्टर सिद्रा। असल में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का मकसद भी चूँकि आगाही फराहम करना है। लेकिन डायबिटीज़ टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, बेसिकली ब्लड में शुगर लेवल्स बढ़ गई हैं, जिसलिए हम डायबिटीज़ कह रहे हैं। अच्छा, खून में ये मकदार जो ग्लूकोज की है शरियाने, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पे खून की सप्लाई ना हो या शरियाने मौजूद ना हो। तो अगर देखा जाए तो लेके सर से पाँव तक हर ऑर्गन अफेक्ट हो सकता है। लेकिन अच्छी बात ये है, मकसद कोई खुदा न खास्ता डराना नहीं है, आगाही फराहम करना है। तो पहले अच्छी बात कर लेते हैं। अच्छी बात ये है कि अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे, आप रेगुलर अपने मॉलेज के साथ उसमें हो, जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, रेगुलर इंसुलिन लगाना, जैसे खाने पीने के बारे में बात हुई, फिज़िकल एक्टिविटी की बात हुई, और रेगुलर स्क्रीनिंग, मतलब बाकायदगी से अपने पूरे जिस्म का मुआयना कराना। अगर ये करते रहें तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो लोग जो टाइप 1 से मुतासिर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बहुत अच्छी लाइफ गुजारते हैं। जनरली उनको बहुत अरसे तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर बात करें क्या क्या हो सकती हैं तो बहुत सारी, लेकिन जनरल लोगों के लिए जो कॉमन है उसमें, जैसे हमारी आंखें मुतासिर हो सकती हैं अगर शुगर्स कंट्रोल ना रहें। इसी तरह हमारे गुर्दे मुतासिर हो सकते हैं। इसी तरह हमारे दिल, दिमाग, हमारे पैरों में, हर जगह जहाँ ब्लड की सप्लाई हो रही है। तो हम जनरली 2 किस्म की कहते हैं, छोटी शरियानों वाले अज़ा जिसमें हमारी आँखें हैं, हमारे गुर्दे हैं, हमारा एसाबी निज़ाम है। तो ब्लड शुगर बढ़ने से आँखें मुतासिर होंगी तो एक्सट्रीम केसेस में बिनाई जाने का भी ख़दशा होता है, और अर्ली उसको स्क्रीन करना और उसका इलाज किया जा सकता है। इसी तरह गुर्दों को मुतासिर कर रही होती है। अच्छा, ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, ये कोई 2-4 दिनों की बात नहीं होती। जैसे एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस का भी इतना जिक्र हुआ, हाइपोग्लाइसीमिया, डीके, ये तो विद इन मिनट्स और उसकी बात होती है। जो ये क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस होती है ना, ये काफ़ी दिन, महीने, साल अगर आपकी शुगर्स कंट्रोल में ना रहें तो आहिस्ता आहिस्ता ये अज़ा मुतासिर हो रहे होते हैं। अच्छी बात ये है कि आप इनको बचा सकते हैं, हिफाजत कर सकते हैं।
لیکن ریگولر اپنی آنکھوں کا معائنہ کرانا، کیونکہ کنٹرول نہ رہے شوگرز تو آنکھیں متاثر ہوتی ہیں، شوگرز کنٹرول میں نہ رہے تو آپ کے گردے متاثر ہو سکتے ہیں، بہت لمبے عرصے تک شوگرز کنٹرول میں نہ رہنے کی وجہ سے دل کی جتنی تکلیفیں، جائنا سے لے کے ہارٹ اٹیک سے لے کے سب چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ بہت سے لوگوں میں فالج کا ذریعہ بلڈ شوگرز کنٹرول نہ ہونا، ساتھ میں بلڈ پریشر ہونا، یہ ساری چیزیں مل کے کر رہے ہوتے ہیں۔ پاؤں ایک ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ آرگن ہے، کیونکہ پاؤں کی حفاظت کرنا عام طور پہ ٹائپ 1 ہو یا ٹائپ 2 ہو، دونوں میں بہت نگلیکٹڈ پارٹ رہ جاتا ہے۔ ہم بہت دفعہ آنکھیں، دل، دماغ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پاؤں جو ہمارے پورے جسم کا وزن اٹھا رہا ہوتا ہے، تو اس کی بہت سارے پرابلمس، بہت ساری کمپلیکیشنز شوگرز کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے، چونکہ آپ کی محسوس کرنے کی صلاحیت آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے، تو اس کے بہت سارے پرابلمس اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ بٹ اگین اچھی بات یہ ہے کہ اگر شوگرز کنٹرول میں رہیں اور ریگولر ڈاکٹر کے ساتھ آپ لنک رہیں، ریگولر جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس کو رکھیں، تو ان سب چیزوں سے بچا جا سکتا ہے اور ایک اچھی لائف گزاری جا سکتی ہے۔ جی سترا۔ بہت شکریہ میڈم، آپ نے ڈیٹیل میں ہمیں یہ ایکسپلین کیا کہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، یہ ایک لمبے عرصے تک اگر اپنا خیال نہ کیا جائے تو تب یہ مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم ان سے بچ بھی سکتے ہیں۔ اب ہم چلیں گے ڈاکٹر صبا کی طرف۔ اس سے پہلے ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کو بچے میں کیسے پہچانا جائے اور کون سے ایج گروپ میں یہ کامن ہے، کیا منیمم ایج ہے؟ ڈاکٹر ختیجہ اس بات کا جواب کیونکہ آلریڈی دے چکی ہیں تو ہم اس وقت اس کو اسکپ کرتے ہیں، اور میں ریکویسٹ کروں گی ہمارے جو فیس بک پہ آڈینس جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے کہ وہ پیچھے جا کے ڈاکٹر ختیجہ کی بات سن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صبا، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیونکہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ایک لمبی بیماری ہے، ساری مطلب لمبے عرصے تک ایک شخص کے ساتھ رہتی ہے، تو سائیکولوجیکلی ان کی نفسیات پہ اس کے کیا اثر پڑتے ہیں؟ کیا ڈپریشن یا ایسا کچھ بھی دیکھا گیا ہے؟ اچھا سترا، دیکھیں کیونکہ جو بھی ہماری کرونک بیماریاں ہوتی ہیں، کرونک کا مطلب وہ ہے کہ وہ بیماریاں جو آپ کے ساتھ زندگی بھر ساتھ رہنے والی ہیں، جس میں ڈائبٹیز ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، ان میں دو طرح کی چیزیں، ایک طرح تو ورڈ ہے جس کو ہم بولتے ہیں ڈائبٹیز ڈسٹریس۔ ڈائبٹیز ڈسٹریس کیا ہے کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے جو آپ کو ذہنی طور پر یا ایموشنل طور پر پریشانیاں ہو سکتی ہیں، اس کو ہم ڈائبٹیز ڈسٹریس کا نام دیں گے۔ اور ایک یہ ہے کہ ڈپریشن ایک الگ چیز ہے۔ ڈائبٹیز ڈسٹریس کسی کو بھی ہو سکتی ہے جس کو شوگر ہو، اور اس میں یہ آپ کو بعض دفعہ فرسٹریشن کی فیلنگ آ جاتی ہے، یا جب خاص طور پہ اگر کسی کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوا تو میرے ساتھ کیوں ہوا، میں نے ایسا کیا غلط کیا جس کے ساتھ یہ ہوا، یا اگر آپ بہت ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو پھر ایک فرسٹریٹڈ فیلنگ آتی ہے جی کہ میں تو یہ سب کچھ کر رہا ہوں پھر میری شوگر کنٹرول کیوں نہیں آ رہی، تو یہ سب کچھ سائیکولوجیکل ایشوز جو ہیں یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے ساتھ دیکھے گئے ہیں، اور یہ کوائٹ کامن ہے۔ ویسٹ میں جو ہے، یا کہ ہم اگر باہر کے ممالک میں بات کہی جائے تو وہاں پہ ٹائپ 1 والوں کے لیے پراپر سائیکولوجیکل سپورٹ پرووائڈ کی جاتی ہے، یعنی کہ ان کو سائیکولوجسٹ کے پراپر ریگولر وزٹ کرائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ریکگنائز کیا جاتا ہے، یہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ ایک طرح کا جو ہے وہ ذہنی دباؤ کاز کر سکتی ہے، بچوں پہ ایک ذہنی برڈن ڈال سکتی ہے۔ دیکھیں کہ آسان کام نہیں ہے کہ آپ نے ہر چیز کو کھانے سے پہلے سوچنا ہے، آپ نے اپنی بلڈ شوگر اتنی دفعہ چیک کرنی ہے، تو ایک بعض دفعہ ایک فیز آتا ہے جہاں پہ آپ کو تھوڑی سی فرسٹریشن اور تھوڑی سی ڈپریشن کی فیلنگ آ جاتی ہے۔ اس سٹیج پہ اس کو ریکگنائز کرنا کہ ہاں یہ مجھے جو ہے وہ یہ پرابلم ہو رہی ہے، یا میرے بچے میں یہ پرابلم ہو رہی ہے، اچانک آل آف سڈن اگر کسی کی شوگر کنٹرول ہے اور وہ بچہ دھیان دینا چھوڑ دیتا ہے شوگر پہ، یا وہ بڑا بندہ جو ہے وہ اپنی شوگر پہ دھیان دینا چھوڑ دیتا ہے، کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتا، تو یہ چیزیں ڈائبٹیز ڈسٹریس کی نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ اور اس میں جو ہے فیملی سپورٹ، فرینڈس کی سپورٹ، سائیکولوجیکل سپورٹ، سائیکولوجسٹ کو کنسلٹ کرنا، یہ چیزیں مختلف طریقے ہیں جن کو اپنایا جا سکتا ہے تاکہ اس کو جو ہے وہ اوائڈ کیا جا سکے۔ جی ڈاکٹر صدرا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صبا۔ اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر ابنواز کی طرف۔ ڈاکٹر ابنواز، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز تو ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہے جیسے جیسے لائف ہے، تو کیا ہماری باقی ایکٹیویٹیز ریسٹرکٹ ہو جائیں گی؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی گاڑی چلانا چاہتا ہے تو ایسے لوگوں کو آپ کیا ڈرائیونگ کے لیے کیا ایڈوائز کریں گے؟ تھینک یو میڈم۔ ٹائم کی مختصر ہونے کی وجہ سے میں ذرا شارٹ مختصر 2-3 باتیں بتا رہا ہوں۔
ड्राइविंग जो बंदा है ड्राइविंग और विद टाइप 1 डायबिटीज़ वो कर सकते हैं। 4 एहतियाती तदाबीर है ड्राइविंग से पहले करना चाहिए, और 2 ड्राइविंग जब स्टार्ट कर ले तो 2 एहतियाती तदाबीर है वो ड्राइविंग ट्रेवलिंग या ड्राइविंग कर सकते हैं। 4 में से सबसे पहले और इम्पोर्टेंट जो है, ड्राइविंग शुरू करने से पहले अपनी शुगर को चेक करना चाहिए ताकि शुगर कंट्रोल हो और रेंज में हो, जो 80 से लेकर 180 के दरमियान हो। दूसरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अपने साथ ग्लूकोमीटर और स्टिफ रख ले ताकि जब भी ज़रूरत हो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग तो अपने शुगर चेक कर सके टाइम पे। तीसरी बात जो है, अपने साथ कोई स्वीटनर लाइक टॉफ़ी, जूस ये अपने साथ ले ले गाड़ी में। अगर ज़रूरत हो तो उसी टाइम पे आप हाइपो हो या शुगर लो हो तो वो टॉफ़ी और जूस इनके अपने साथ गाड़ी में होनी चाहिए, टॉफ़ी, जूस या कोई चीनी। चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अपने साथ इंसुलिन और इंसुलिन कैरिंग बैग जो है, जो इसके इंसुलिन के कोल्ड चेंज मेंटेन कर रहे, वो अपने साथ ले ले, और जब भी ज़रूरत हो शुगर ज़्यादा हो ताकि ज़रूरत के मुताबिक इसको टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 4 एहतियाती तदाबीर है ट्रैवलिंग स्टार्ट करने से पहले। और ड्यूरिंग ट्रैवलिंग अगर कोई ट्रैवलिंग कर रहा है और ज़्यादा वो लॉन्ग ट्रैवलिंग पे है, 2 आवर के बाद अपने रेगुलर शुगर चेक करना चाहिए, और शुगर जो है वो 80 से लेकर 180 के दरमियान होना चाहिए। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग अगर किसी के तबीयत ख़राब हो जाए तो इसी टाइम पे गाड़ी को एक साइड पे पार्क कर ले और अपनी शुगर चेक कर ले। अगर 70 से कम हो तो इसके जो अपने साथ टॉफ़ी है या स्वीटनर है वो ले ले ताकि इसके जो शुगर है इसकी मकदार मेंटेन हो जाए, और 45 मिनट तक 45 मिनट तक रेस्ट कर ले। इसके बाद दोबारा शुगर चेक कर ले। अगर शुगर 100 से अबव और सेफ रेंज में हो तो दोबारा ड्राइविंग कर सकते हैं। थैंक यू मैडम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अबनवाज। ये बात बहुत ज़रूरी है जानना कि टाइप 1 डायबिटीज़ होने का ये मतलब नहीं कि आप घर में बाउंड हो गए हैं। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर कलीम इस चीज़ पे मज़ीद रोशनी डालें कि टाइप 1 डायबिटीज़ वाले लोग, ये तो अब हमें बता दिया कि बाहर भी जा सकते हैं और छुट्टियाँ कैसे गुजार सकते हैं, कोई एक्सरसाइज, कोई स्पोर्ट्स उसमें एक्टिव हो सकते हैं या नहीं? शुक्रिया डॉक्टर सिद्रा। तो आपने बहुत अच्छी बात की कि टाइप 1 डायबिटीज़ का ये मतलब नहीं कि वो घर में बाउंड हो कर रहे हैं। ख़ुसूसन हॉलीडेज़ में जब हर शख्स का दिल करता है कि वो ट्रिप्स पे जाकर किसी और कंट्री में ट्रिप्स पे जाए या पाकिस्तान में ही कहीं घूमने के लिए निकल जाए या फिर पिकनिक्स के लिए जाए, तो कतई तौर पर मना नहीं है। बस उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम तैयार होकर जाएं। जैसे कि अगर आपने कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाया है तो आप अपने साथ आइडेंटिटी कार्ड ले लें, उसमें आपकी बीमारी जो तशख़ीस है टाइप 1 डायबिटीज़ वो मेंशन होना चाहिए, इंसुलिन की टाइप और डोजेजेस मेंशन होनी चाहिए, और एक इमरजेंसी नंबर मेंशन होना चाहिए जब भी आप कभी बाहर कोई प्लान बनाएं छुट्टियों में, हॉलीडेज़ में। इसी तरह कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं कि आपके बैग में होनी चाहिए, जिसमें ग्लूकोमीटर होना चाहिए, ग्लूकोमीटर की बैटरीज होनी चाहिए, एक्स्ट्रा बैटरीज भी रख लें कि आपके अगर एक बैटरी रन आउट होती है तो दूसरी डाल के आप अपना काम चला सकें। इसी तरह शुगर चेक करने के लिए लैंसेट्स उठाने चाहिए, इंसुलिन उठानी चाहिए, और इंसुलिन की कैरिज पे मेरे मोहतरम असातिज़ा ने बात की है कि इंसुलिन आप उठा के ले जा सकते हैं। हमारे पास ट्रैवल पाउचेस होती हैं, थर्मोस होते हैं जिनमें हम आइस पैक्स डाल सकते हैं। बस कुछ चीज़ों में एहतियात ज़रूरी है कि जी इंसुलिन को डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर से बचाना है और इंसुलिन को डायरेक्ट फ्रीजिंग से बचाना है, इसी तरह बर्फ़ के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट से बचाना है। अदरवाइज इंसुलिन रूम टेम्परेचर पे 1 महीने तक स्टेबल रहता है, और बाकी के जो हमारे इंसुलिन की सप्लाईज हैं उनको हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। इस तरह से हम अपना ट्रिप चला सकते हैं। तो ट्रिप्स में एक चीज़ का ये होता है कि जी हम एक्टिविटीज़ हमारी ज़्यादा होती हैं तो उन एक्टिविटीज़ की वजह से शुगर लो हो सकती है। तो शुगर लो जो मैनेज करने के हमारे तरीके हैं वो हमारे साथ मौजूद होने चाहिए, जैसे कि शुगर सिरप हम अपने साथ ले लें, कुछ जूसेस ले लें, शुगर पाउडर बनाकर रख सकते हैं अपने बैग में। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स, टॉफीज वगैरह हम रख सकते हैं हाइपोग्लाइसीमिया से बचने के लिए। और फ्रीक्वेंट शुगर हम चेक करेंगे, बार बार चेक करेंगे,
तो इससे हमें अंदाज़ा होगा कि हम एक नए सिचुएशन में जब जाते हैं तो शुगर किस तरह से चेंज होती है और हम उसको कैसे इंसुलिन की डोज बढ़ाकर या घटाकर मैनेज कर सकते हैं। आपने एक और क्वेश्चन पूछा कि हम एक्सरसाइज का क्या रोल है टाइप 1 डायबिटीज में। तो वैसे भी हॉलीडेज के अलावा भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज का पॉजिटिव रोल शो हुआ है स्टडीज में। वो न सिर्फ शुगर के कंट्रोल में बेहतर होता है, बल्कि जो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस है, कार्डियो मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस, उनको भी बचाने में हेल्पफुल होती है और अच्छी मेटाबॉलिक मेमोरी बनाती है। बस एक्सरसाइज में ये ख्याल रखना होता है कि शुगर लो भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। हमें अपने इंसुलिन डोजेज को मैंने बताया कि हमें खुराक के हिसाब से एक एस्टिमेशन रखनी होती है, कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग करनी होती है, हमें एप्रोप्रिएट डोज इंसुलिन की लगाएंगे तो हम इस सब से बच सकते हैं। इसी तरह जो लोग हॉलीडेज घर में गुजारना चाहते हैं वो उनमें उनकी एक्टिविटीज़ में तब्दीली आती है, जैसे कि कुछ लोग ज़्यादा रेस्ट करते हैं, कुछ लोग की खुराक बढ़ जाती है, कुछ लोग खुराक कम लेते हैं। तो इन सब सिचुएशंस में शुगर चेंज हो सकता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शुगर चेक करके हम इसको टैकल कर सकते हैं। थैंक यू बहुत डॉक्टर शुक्रिया सिद्धार्थ। डॉक्टर। हम डॉक्टर खतीजा से ये जानेंगे कि ये बच्चे जिस वक्त स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे क्या एडजस्टमेंट इन्हें रिक्वायर्ड होती है। सही, थैंक यू सिद्रा। स्कूल बहुत ज़रूरी है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ये बच्चे अपना स्कूल मिस करें, और यकीन जानिए ये तमाम बच्चे स्कूल नॉर्मली जा सकते हैं, वो तमाम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो दूसरे बच्चे कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वालिदैन अपने स्कूल टीचर्स को आगाह करें कि इनके बच्चे को ज़ियादतीज़ है, और अक्सर औक़ात उन स्कूल टीचर्स के नाम पर कोई लेटर या इस तरह का प्रोवाइड कर देते हैं जिससे उनको समझ आ सके कि क्या करना है। 2-3 बातों का एहतियात रखनी है कि बच्चा सुबह नाश्ता करके जाए ताकि उसकी सुबह की इंसुलिन सही तरीके से वो ले सके। स्कूल की ब्रेक के दौरान जब कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही हो तो वो, जैसे डॉक्टर कमर ने कहा, कि कम से कम 15 ग्राम कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट का एक स्नैक ज़रूर ले। अगर मुमकिन हो स्कूल टीचर के लिए तो वो बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी से पहले या बाद में ग्लूकोज चेक कर ले, और अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर कम से कम स्नैक प्रोवाइड कर दें एक्टिविटी से पहले। ये समझाया जाए कि जब और बच्चे हाई कार्ब या बहुत मीठी चीज़ें ले रहे हों तो बच्चे उनको अवॉइड करें। उनको ये कहा जाए कि आप ये सब चीज़ें खा सकते हैं, साथ ले आइए। घर में दोपहर के खाने के वक्त या रात खाने के वक्त जब आप इंसुलिन लगाएंगे, उसके हिसाब से इंसुलिन लगा के फिर आप ये चीज़ें ले लें। और हाइपो के सिम्टम्स के लिए स्कूल को बताया जाए कि ये अलामात हैं, और ऐसे वक्त में जिस तरह डॉक्टर कमर ने बताया वो वाली चीज़ें जो हाइपो के लिए दी जाती हैं, जैसे शरबत, ग्लूकोज या चीनी या जूस, ये दे दिया जाए। इन सब के साथ स्कूल नॉर्मली मुमकिन है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैडम। एक बात फेसबुक पे हमारे से पूछी गई है लाइव ऑडियंस पे, मैं चाहूँगी आप उसका भी जवाब दे दीजिए। ज़रूर। आपने बहुत डिटेल में हमें बताया कि ना सिर्फ बच्चे को और उसके वालिदैन को बल्कि उसकी इन्वायरमेंट में जो बाकी लोग हैं उन्हें भी शुगर लो होने के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारे पास सवाल ये आया है कि कभी शुगर शिद्दत से लो फील होती है और कभी बिल्कुल फील नहीं होती, तो इसका रीज़न जानना चाहते हैं, जिसको हम अनअवेयरनेस कहते हैं। सही। जो हाइपो अनअवेयरनेस है उसका अक्सर वजह ये होती है कि अगर किसी बच्चे या ज़ियादतीज़ के साथ जो भी हमारे साथी हैं उनको बार-बार लो ग्लूकोज हो रही हो, तो जैसे दिमाग का एक मीटर है समझें, वो लो पे सेट हो जाता है, वो समझता है यही मेरा नॉर्मल है। तो ऐसे वक्त में वो अलामात जो हो रही होनी चाहिए लो ग्लूकोज के साथ वो नहीं होती। लेकिन अगर इस चीज़ को एड्रेस कर लिया जाए, बार बार के हाइपोस को या लो को अवॉइड कर लिया जाए, उनसे बचा जाए, तो फिर ये अलामात वापस से महसूस होना
शुरू हो जाती हैं। हर आदमी का एक मुख्तलिफ लेवल है जिसके ऊपर उसको लो के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन एक जनरल लेवल जैसे डॉक्टर कमर ने बताया कि 70 से कम 60 से कम के ऊपर अक्सर लोगों में ये अलामात नजर आती हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैडम। अब हम चलेंगे डॉक्टर कमर मसूद की तरफ, और 2 सवालात हैं सर आपसे। एक तो ये बताइए कि बच्चे आमतौर पर ये समझते हैं कि या जो जैसे जैसे एज बढ़ती है, बच्चे भी उनके वालिदैन भी, कि हमें शुगर के बारे में काफ़ी मालूम हो गया है, तो अब हम खुद से इसको मैनेज कर लेंगे। क्या आप इस अप्रोच को एंडोर्स करते हैं, या आप कुछ और सजेस्ट करेंगे? देखिए, इसको हम एम्पावरमेंट कहें तो हम इसको तो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए किसी हद तक हम इसको इनकरेज करते हैं कि बच्चे जो हैं वो उनकी इतनी एजुकेशन हो जाए कि वो अपनी इंसुलिन डोज प्रॉपर तरीके से ले सकें, किस फूड के लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ फूड के लिए उनको कितनी इंसुलिन चाहिए। तो इन चीज़ों को तो हम इनको इनकरेज करते हैं और वो बहुत हद तक कामयाब भी हो जाते हैं अपनी शुगर को कंट्रोल रखने में। लेकिन फिजिशियन के साथ 3 to 6 मंथ्स में कम से कम फिजिशियंस के साथ जो है अपने डॉक्टर के साथ जो रेगुलर फॉलोअप है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे डॉक्टर खतीजा ने कहा था कि बच्चे की हाइट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, और दूसरी चीज़ जो डिस्कस हुई कि खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशंस तो डेवलप नहीं हो रही, और HbA1c करा के ओवरऑल कंट्रोल कैसा है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ग्रेजुअली देखने में ये आया कि एक अच्छा कंट्रोल है अचीव होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं फिर वो जिसे कहना चाहिए कि ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और कंट्रोल दोबारा लूज़ हो जाता है। बाज़ दफ़ा इंसुलिन साइट्स जहाँ पर इंसुलिन लगा रहे होते हैं वो एक ही जगह पे बार बार इंसुलिन लगती रहे तो वो जगह डैमेज हो जाती है, लाइपो हाइपरट्रॉफी हो जाती है उस जगह पर। तो फिजिशियंस के साथ राब्ते में रहना कम से कम साल में 2 दफ़ा बल्कि 2 से 4 दफ़ा ये बहुत अहम और ज़रूरी है। अगर इसके बावजूद भी कि आप डायबिटीज़ के मुतालिक बहुत कुछ सीख गए हैं तो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस को देखना, मेक श्योर करना कि चीज़ें राइट ट्रैक के ऊपर हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर फॉलोअप करें। बहुत शुक्रिया सर। सर इसके साथ ही हमारे पास एक सवाल ख़ास तौर पे आपके लिए आया है। वो पूछना ये चाहते हैं कि एक दवाई है टेफ्लूज़िमैब, क्या इसके साथ टाइप 1 डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है? हाँ, ये आम तौर पे ना अगर जब एक ऐसी स्टेज टाइप 1 डायबिटीज़ की जिसे हम स्टेज 2 कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की, यानी आपके अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं जो कि इंसुलिन बनाने वाली खलियों के ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जिस्म के अंदर, वो एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं और आपका अगर ग्लूकोज़ टॉलरेंस टेस्ट किया जाए तो अभी आपको फ्रैंक डायबिटीज़ नहीं हुई, यानी आपकी शुगर्स बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए अभी बिल्कुल फुल डायबिटीज़ फुल ब्लोन डायबिटीज़ की रेंज में नहीं पहुंची हैं, लेकिन अभी आप प्री डायबिटीज़ की रेंज में हैं कि आपकी शुगर जो है वो प्रॉपरली आपकी बॉडी जो है प्रॉपरली शुगर को हैंडल नहीं कर पा रही। तो उस सूरत के अंदर ये टेप्लीज़ुमैब है ये यूज़ की जा सकती है और इंसुलिन की जैसे डायबिटीज़ की ऑनसेट को डायबिटीज़ के हो जाने को काफ़ी हद तक इसमें डिले किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर। इसका मतलब ये है कि वो बच्चे जो टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ आ रहे हैं उसमें टेफ्लूज़िमैब का ज़्यादा रोल नहीं है, बल्कि जी अगर वो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में आए और ये होने से पहले आए जी तो हाँ, बल्कि उस जो वक्त सिबलिंग्स हैं उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि अगर घर में एक टाइप 1 है और दूसरे किसी बच्चे को घर के अंदर उसके अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं और अगर उसका टेस्ट किया जाए और उस सूरत में ये महसूस हो कि जी आगे जाके इनको भी डायबिटीज़ होने का इम्कान अच्छा खासा है, तो उस सूरत में उससे बचा जा सकता है। ठीक है। इसका मतलब है कि टाइप 1 डायबिटिक लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि टेफ्लूज़िमैब जब एक दफ़ा टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई है तो ये उनके लिए नहीं है, बल्कि ये उनके लिए है जिनको अभी इसकी अलामात पूरी तरह से मैनिफेस्ट नहीं हुई। हम डॉक्टर मुसर्रत की तरफ चलेंगे और उनसे हम ये जानेंगे कि क्या टाइप 1 डायबिटीज़ से बचने का या इसको क्योर करने का कोई तरीका है? अच्छा, अभी तो थैंक यू डॉक्टर सित्रा। असल में ये सवाल शायद
ہم شروع میں ہی ڈسکس کرتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بچوں میں ہوتی ہے نا، تو بچوں کے پیرنٹس بہت کنسرن ہوتے ہیں. انہوں نے دیکھی ہوتی ہے بڑوں میں ڈائبٹیز، دادا دادی نانا نانی، اور پھر مختلف قسم کے ٹوٹکے کچھ جو بتاتا ہے وہ کرنے پہ تیار ہوتے ہیں کہ اس طرح بچے کی ڈائبٹیز ختم ہو جائے. تو فار دا ٹائم بینگ سمپل، اگر ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اس کو لائف لانگ انسولین کی ضرورت ہے. اس وقت کوئی دوائی ہمارے پاس ایسی نہیں ہے. بہت کچھ کنٹریز میں ایڈوانس کیسز میں سیلز کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے پینکریاس کا، بٹ وہ ایک ڈفرینٹ پروسیجر ہے. اگر ہم یہاں کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں، تو علاج ممکن ہے، شوگرز کنٹرول کی جا سکتی ہیں، بٹ ابھی کوئی دوائی، کوئی انجیکشن، کوئی چیز ایسی اویلیبل نہیں ہے جو آپ کے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کو ختم کر دے. تو سب سے گزارش ہے جن کے گھر میں کسی کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، پیرنٹس، تو جو مختلف قسم کے آپ سوشل میڈیا اور ایڈز اور یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں کہ انسولین بند کر دیں اور یہ دوائی لے لیں، یہ ٹوٹکا لے لیں، ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایسی کسی بھی چیز پر، کسی بھی بات پر دھیان نہ دیں. اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسی دوائی، کوئی انجیکشن، کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے. ڈاکٹر قمر نے ابھی تک ڈیٹیل سے بتایا، جو ایک بہت زیادہ جس کے بارے میں بات بھی ہو رہی تھی، وہ بھی جن کو ابھی نئی ہوئی ہے ان میں بھی پرولونگ کرنے کی حد تک کام کر رہی ہے، وہ بھی ختم نہیں کرتی ہے. تو ٹیک ہوم میسج سمپل، نہیں اس وقت کوئی چیز ایسی نہیں جس کو ختم کر دے جا سکے. بہت شکریہ میڈم، آپ نے بہت اچھی طرح سے اور بہت کلیئرلی اس بات کو بتایا کہ ٹوٹکوں پہ اور اس قسم کے نسخوں پہ جو یہ کہتے ہیں کہ ذیابطیس اس کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا، اس پہ کان دھرنے کے بجائے علاج پہ دھیان دینا، اور جو چیز آپ کی ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کر رہے ہیں اس کے اوپر توجہ دینا، اس کو سیکھنا ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک ایسی کوشش میں لگے رہیں جس کا کوئی حاصل حاصل نہ. ڈاکٹر صبا، ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے، اگر آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں اس بارے میں. پوچھنا یہ چاہتی ہیں کہ ایک بچی جو تقریباً 26 سال کی ہے، اس کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، ان کی شادی کے بعد یہ پتہ چلا ہے، تو کیا پریگنینسی ان کے اندر پاسبل ہے؟ وہ اپنے اس حوالے سے جاننا چاہتی ہیں. جی بالکل ڈاکٹر سترا، اس میں نارمل پریگنینسی ہو سکتی ہے اگر شوگر کنٹرول ہے. شوگر کنٹرول پہ ہم اسٹریس دیتے ہیں اور اس میں بالکل نارمل کنسیپشن کے چانسز ہوتے ہیں، کوئی ایکسٹرا علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، نارمل کنسیو ہوتی ہے، نارمل پریگنینسی ہو سکتی ہے اور نارمل ڈیلیوری بھی ہو سکتی ہے. صرف جو مین فوکس ہے وہ شوگر کو کنٹرول رکھنا ہے. اگر شوگر کنٹرول نہیں ہوگی تو حمل کے دوران پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں جو کہ ماں اور بچے دونوں کو اثر انداز کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کی شوگر کنٹرول ہے تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ آپ کا حمل ہونے کا چانس کم ہے یا آپ کی جو ہے وہ نیچرل کنسیپشن نہیں ہو سکتی. یہ سب کچھ نیچرلی طور پر اچیو کیا جا سکتا ہے. بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صبا، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ پریگنینسی پاسبل بھی ہے، لیکن جیسے ماں اور بچے دونوں کا دھیان ہر پریگنینسی میں رکھنا چاہیے، لیکن ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں اس کی خصوصی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ آج کے سیشن میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. ہمارے سارے پینلسٹ نے، ہمارے سارے ایکسپرٹس نے بہت اچھی طرح ڈیٹیل میں ساری چیزوں کے بارے میں بات کی ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی سوالات ہوں گے فیس بک پہ تو ہم ان کا بعد میں بھی جواب دیتے رہیں گے. میں آپ سب لوگوں کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اتنی ایفرٹ کی اور یہ ٹائم ہمیں دیا، اور ہمارے پیشنٹس کو، مریضوں کی آگاہی کے لیے بہت شکریہ. اور خاص طور پہ پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کا بہت شکریہ جنہوں نے اس ویبینار کا ارینجمنٹ کیا تاکہ ہم سب اپنا میسج دیں کہ اپنے پیشنٹس تک اور عوام تک پہنچا سکیں. اللہ حافظ. تھینک یو. تھینک یو جی. اللہ حافظ. تھینک یو. السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.